ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठते हैं तिनकों से न ताले जाएंगे। मंच में बैठे तमाम लोग और इस सभा में आप तमाम लोग जो शिरकत किए हैं, मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल और इनकलाबी सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी देर तक, इतनी रात में जिनको देशद्रोही बोला उनको सुनने के लिए आप इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो इससे एक चीज तो साबित हो जाती है कि हिंदुस्तान का आम आवाम एक बात को बहुत अच्छे से जान गया है कि टीवी पे आके जोर जोर से चिल्लाना देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति का पैमाना देश के लिए काम करना होता है। और पिछले 4 साल में अगर हम काम का जायजा लेंगे तो ये बात बहुत क्लियर है, बहुत सामने है कि देश के गद्दार इस मंच पे नहीं बैठे। आज के वक्त देश के गद्दार संसद के अंदर बैठे हैं। आज के वक्त देश के गद्दार सत्ता में बैठे हैं। देशभक्ति बनाम गद्दारी बनाम देश प्रेम, इस डिबेट में हमको 4 साल से उलझा दिया है। इस डिबेट में मैं बाद में आऊंगा, पहले उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों को भुला देने की बात कोशिश करी जा रही है इस डिबेट में हमको उलझा के। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा एक कहानी से, एक इंसान की कहानी से, एक सच्ची कहानी से जिससे आप तमाम लोग वाकिफ हैं। वो इंसान मेरे ही तरह एक छोटे से शहर से आया दिल्ली, और मेरी यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया। मैं कहानी सुनाना चाहूंगा एक मां की जिसने जिंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाया, पैसा बचाया कि मैं अपने बच्चे को उच्च शिक्षा में भेजूंगी, तालीम हासिल करवाऊंगी और एक बड़ा आदमी, एक इज्जत वाला आदमी बनाऊंगी। वो इंसान दिल्ली आता है, 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता है, एक जामिया मिलिया इस्लामिया में अप्लाई करता है और एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है और दोनों में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करता है। उसके बाद उसकी मां बोलती है, उसकी अम्मी बोलती है कि बेटा मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ है कि तुम जेएनयू मत जाओ। जेएनयू को जिस तरीके से ये लोग टारगेट कर रहे हैं, मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए चिंता होती है, मुझे खौफ होता है। वो इंसान अपनी मां को बोलता है कि मां, इस देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का मौका मिला है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। तुम डरो मत, तुम खौफजदा मत हो, मैं उस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। उसको यूनिवर्सिटी आए 2 महीने हुए थे कि उसको मार के, पीट के गायब कर दिया जाता है। जी हां, मैं नजीब अहमद की बात कर रहा हूं। आज 5 अक्टूबर 2018 है। 10 दिन बाद 15 अक्टूबर 2018 को नजीब गायब हुए पूरे 2 साल होने वाले हैं। इन 2 सालों में हमने क्या क्या नहीं देखा, हमको छोड़ दीजिए, नजीब की मां ने क्या क्या नहीं देखा। किस तरीके से जिसका बेटा खोया है उसको जलील किया गया, दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, फर्जी मुकदमे डाले गए, नजीब को आईएसआईएस से जोड़ा गया मीडिया द्वारा, और जब नजीब की मां ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ केस किया तो कोर्ट के अंदर से वो फाइल को गायब कर दिया। क्या क्या नहीं देखा है 2 साल में। देखा कि किस तरीके से पूरा सिस्टम, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेके सीबीआई से लेके होम मिनिस्टर तक सब लोग उन गुंडों को बचाने के लिए एक साथ आ गए। क्या संदेश देना चाहते थे वो नजीब को गायब करके? क्या संदेश देना चाहते थे वो रोहित वेमुला को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मार के? नजीब जिस परिवार से आता है, हमारे जैसे परिवार से ही आता था, एक छोटे से शहर से आया था। जैसे पिछले वक्ता बोल रहे थे, अपने परिवार में पहली पीढ़ी थी जो हायर एजुकेशन में आया था, जो 12वीं के बाद पढ़ाई कर रहा था, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में पढ़ने आया था।
और आज जितने भी मुसलमान और दलित उच्च शिक्षा में हैं, उसका 99% लोग वो पहली पीढ़ी है जो आज यूनिवर्सिटी तक आ पाए हैं। अब एक बात बताइए, उस बदायूं के मोहल्ले से जहां से नजीब आता था, क्या उस मोहल्ले से कोई और माँ अपने बेटे को दिल्ली भेजेगी पढ़ने के लिए या नहीं? एक बात आप मुझे बताइए, उस आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से जहां रोहित वेमुला पला बड़ा हुआ, क्या उस जिले से कोई कोशिश करेगा, कोई माँ कोई पिता ये जुर्रत करेगा कि अपने बेटे को हैदराबाद के दिल्ली भेजे पढ़ने के लिए? वो आज हमला करके हमको इस देश के व्यवस्था से, देश के संसाधनों से, यूनिवर्सिटी से, शिक्षा से बेदखल कर रहे हैं। यही इनकी साजिश है और इस साजिश को समझना है। और मुझे लगता है आप तमाम लोग जो जामिया नगर में रहते हैं वो इस खौफ को, इस साजिश को बखूबी जानते हैं, क्योंकि नजीब को गायब करके जो मैसेज, जो संदेश बदायूं भेजा, रोहित को मार के जो संदेश गुंटूर भेजा, वो 10 साल पहले वो जख्म अभी भी ताजा है। बटला हाउस में दो नौजवानों को मार के आजमगढ़ भी भेजा था। वो हम तमाम लोगों को डराना चाहते हैं, खौफ पैदा करना चाहते हैं। ये सपना मत देखो कि पढ़ पाओ। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं। इस इलाके में मैं पैदा हुआ, इस इलाके में मैं बड़ा हुआ, और मेरे हिसाब से बहुत चंद लोग हैं जो इस इलाके से जेएनयू गए। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरा जेएनयू में एडमिशन हुआ। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना पीएचडी कंप्लीट कर पाया। इस देश में 10 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट अब भुला दी गई है। उस रिपोर्ट का नाम था सच्चर कमेटी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट ने एक बात बोली कि अगर आज आप यूनिवर्सिटीज में जाएं तो आपको देश के अल्पसंख्यक, मतलब देश के मुसलमान नहीं मिलेंगे। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में देखें तो आपको देश में वहां मुसलमान नहीं मिलेंगे। अगर आप पुलिस में देखें, पैरामिलिट्री में देखें, आर्मी में देखें, वहां आपको मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। एक जगह अपनी आबादी से कहीं ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो है इस देश की जेलें। ऐसा क्यों है? 10 ही साल हुए इस रिपोर्ट को आए हुए। ऐसा क्यों है कि आज मुसलमानों का मुद्दा मंदिर, मस्जिद और ट्रिपल तलाक बन के रह गया है? ऐसा क्यों है कि ये सारे सवाल, शिक्षा का सवाल, ये सवाल क्यों नहीं बना? जब 2 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी पे हमला किया, हम लोगों को जेल भेजा, उस समय एक डिबेट आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। सरकार के प्रवक्ता आके बोलते थे कि तमाम लोग, जेएनयू में पढ़ने वाले लोग और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोग टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, सरकार पैसा देती है, सब्सिडी से पढ़ते हैं, तो इनका सरकार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सही बात है कि हम टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं। आप तमाम लोग टैक्स भरते हैं, इसलिए हम पढ़ पाए। और आज जब हमारी पढ़ाई खत्म हुई है तो हम कहीं अमेरिका या यूरोप जाके नौकरी लेके हम जा नहीं रहे, कर्ज वापस करने आए हैं जो आपने कर्ज हमारे लिए दिया। और जब टैक्स के पैसे की बात करी जाए तो ये सवाल पूछने वाला सवाल है, वो किसका पैसा है? क्या वो पैसा मोदी के बाप का पैसा है? क्या वो पैसा योगी आदित्यनाथ का पैसा है? क्या वो पैसा मुकेश अंबानी की जेब से आया है, गौतम अडानी की जेब से आया है? वो आपका और हमारा पैसा है। और हम चाहेंगे कि वो पैसा शिक्षा पे खर्च हो, हम चाहेंगे वो पैसा अस्पताल खोलने पे खर्च हो, ना कि लाखों करोड़ों रुपए का जो कर्जा माफ किया जा रहा है कॉर्पोरेट घरानों का, उस पर खर्च हो। एक छोटा सा उदाहरण लेके बात करता हूं। आज एक तरफ विश्वविद्यालयों पर हमला किया जा रहा है, जेएनयू पे हमला किया, जामिया के माइनॉरिटी स्टेटस को छीनने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी तरफ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फीस को बढ़ाया जा रहा है कि आप उन विश्वविद्यालयों में जा ही ना पाए। आपके घर के पास जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन का, शायद कुछ लोग मास कम्युनिकेशन के यहां भी बैठे हो। बोला जाता है कि देश का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है जहां पत्रकारिता सीख सकते हैं। फीस कितनी है, ये सवाल पूछने वाला सवाल है। 1.5 लाख रुपया
उस मास कम्युनिकेशन के कोर्स का फी है। अब एक बात बताइए, जो ओखला हेयर पर दर्जी कपड़े सिलता है, क्या वो कभी सोच सकता है कि मेरा बच्चा जाए मास कम्युनिकेशन का कोर्स करे और पत्रकार बने? जो जाकिर नगर में गराज की दुकान चलाता है, कभी वो सोच सकता है कि मेरा बेटा जाए और वो जाके वो मास कम्युनिकेशन के पत्रकार बने? कि ये सोच, ये ख्वाब रखना क्या गुनाह है? क्या हम नहीं चाहेंगे जो 3.5 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के कर्जे माफ कर दिए, जो 12,000 करोड़ रुपए नोटबंदी के बाद नए नोट छापने में वेस्ट कर दिए, जो 4,500 करोड़ रुपए इस सरकार ने सिर्फ अपना एडवर्टीजमेंट लगाने में वेस्ट कर दिए, क्या हम नहीं चाहेंगे उसका 10%, 20% यहाँ यूनिवर्सिटी में लगे, जहां आपके और हमारे जैसे लोग जाके पढ़ पाए? ये सवाल आज मोदी साहब से पूछने वाला सवाल है। आज वो नहीं चाहते कि आम आवाम जो ओखला में रहते हैं, जो सीरमपुर में रहते हैं, जो पुरानी दिल्ली में रहते हैं, जो निजामुद्दीन में रहते हैं, वो इन सवालों पे बात करें कि तालीम का क्या हश्र है हमारे समाज में। अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, इसका क्या हश्र है हमारे मोहल्ले में? पास में ही सड़क है हरीकोटी की, पिछले 10 साल से नहीं बनी है। 15 लाख की आबादी है, 15 लाख की आबादी है इस मोहल्ले की, एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। 15 लाख की आबादी है इस मोहल्ले की, एक भी अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है। ऐसा क्यों है कि इन सवालों पर चर्चा नहीं है? ऐसा क्यों है और क्या हमको रोक रहा है इन सवालों पर चर्चा करने की? योगी आदित्यनाथ साहब ने, बहुत पुराना उनका भाषण है, वो स्टेज पे बैठे हैं, कोई और भाषण दे रहा है और उसने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बना देंगे। आपने चारों ओर देखिए क्या हाल हो गया है। जितने लोगों को मॉब लिंचिंग में मारा, जितने दंगे भड़काने की कोशिश करी, आज मुसलमानों की एक डिमांड रह गई है कि हमको जिंदा छोड़ दो, हमको जान से मत मारो, हमारे खिलाफ हिंसा मत करो। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार जो नागरिक के अधिकार हैं, जो संविधान हमें अधिकार देता है, उन सवालों पर हम कब बात करेंगे? ये सवाल हमको अपने आप से पूछने की जरूरत है। और अगर आप ये सवाल पूछे तो आपको अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश करी जाती है। आप सब लोग वाकिफ होंगे, 2 महीने पहले मुझे जान से मारने आए थे। क्या संदेश देना चाहते थे मुझे जान से मार के? वही संदेश देना चाहते थे जो बदायूं भेजा था नजीब को गायब करके, आजमगढ़ भेजा था बटला हाउस में 2 नौजवानों को मार के, वो वही संदेश देना चाहते थे ओखला की आम आवाम को कि सोचना मत, जुर्रत मत करना ये सोचने की कि मैं एक दिन जेएनयू जाके आला तालीम हासिल करूं। जुर्रत मत करना हमको आंखों में आंखें डाल के देखने की, और ये तो कभी मत सोचना कि तुम हमसे सवाल पूछोगे। लेकिन मोदी साहब, हमने भी सोच लिया है, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, आपसे सवाल करेंगे। हो सकता है आपके एक मोटा भाई है, कई बार किसी इंसान को मरवाना उनके दाएं हाथ का खेल है, हो सकता है ऐसा हो सकता है आप हमको मार दें, लेकिन आपको खुला चैलेंज है, आप हमारे विचारों को मार के दिखाइए। आप लोगों को खुला चैलेंज है, आप एक इंसान को मार सकते हैं, उसके विचारों को खत्म नहीं कर सकते। एक रोहित वेमुला को मारा था ना, आप देखिए देश में कितने लाखों करोड़ रोहित वेमुला आज मौजूद है जो इनसे लड़ने को तैयार है। एक बात मैं बोलूंगा, जब मेरे पर हमला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? 2 लोग आज गिरफ्तार हैं जिन्होंने मेरे पर हमला किया, जान से मारने की कोशिश करी, लेकिन तो सिर्फ वही लोग हैं जो जिम्मेदार है मेरे पर जो जानलेवा हमला हुआ या नहीं? ये सवाल पूछने की जरूरत है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये माहौल बनाया जहां मेरे पर हमला हो सकता है? वो कौन लोग हैं जो बिना किसी आधार, बिना किसी कानूनी कार्रवाई पिछले 2.5 साल से ये प्रोपेगेंडा करते रहे, ये झूठ फैलाते रहे कि मैंने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं? उन तमाम मीडिया के एंकरों को, उन तमाम
बीजेपी के प्रवक्ताओं को मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूं, अगर तुमको लगता है तो तुम दावा कर रहे हो उसमें सच कोई सच्चाई है तो देश के किसी भी कोर्ट में साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ। ऐसा क्यों है कि 2.5 साल से ऊपर हो गया है जो अनिर्बान कन्हैया और मुझ पर मुकदमा लगा था, उसमें आज तक हमारे खिलाफ सरकार मुकदमा शुरू भी नहीं कर पाई है, एक आरोप पत्र दर्ज भी नहीं कर पाई है। अगर हमने देश विरोधी नारे लगाए, जिसको मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं, लेकिन अगर दलील के तौर पे मान लेते हैं, अगर हमने लगाए देशद्रोह के मुकदमे में 14 साल की जेल होती है, 2.5 साल के अंदर तो आपको मुकदमा शुरू करके खत्म करके हमको जेल में बंद कर देना चाहिए था। ये आपको चैलेंज है, आप मुकदमा शुरू करिए, आप मुकदमा शुरू क्यों नहीं करते? वो जानते हैं वो मुकदमा इसलिए शुरू नहीं करते कि वो जानते हैं कि वो भी झूठ बोल रहे हैं। और यही आज हमारे देश में साजिश है कि इस लोकतंत्र को झूठ तंत्र में तब्दील कर दिया जाए। यही साजिश है कि हमारे लोकतंत्र को भागतंत्र में कन्वर्ट कर दिया जाए। यही उनकी कोशिश है कि हमारे लोकतंत्र को खौफ तंत्र में तब्दील कर दिया जाए। और ये सब कुछ देशभक्ति का चोला पहन के किया जा रहा है। देश सिर्फ एक कागज का नक्शा नहीं होता, देश देश के लोगों से बनता है। और जो मीडिया कर्मी अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, देश प्रेमी बोलते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जरा शो करो कैसे कैसे हो गया कि अरुण जेटली साहब से मिलकर विजय माल्या साहब 9,000 करोड़ रुपए इस देश का लेके फरार हो गए। अगर देशभक्त हो तो इसमें प्रोग्राम करो, अगर देशभक्त हो तो प्रोग्राम करो। कैसा कैसे हो गया कि स्विट्जरलैंड में बैठ के नरेंद्र मोदी नीरव मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और उसके बाद नीरव मोदी कभी वापस पलट के ही नहीं आया। और अगर मजाक के तौर पे बोलूं तो कभी कभी लगता है कि 2014 में हमने सरकार नहीं चुनी थी, हमने ट्रैवल एजेंसी चुनी थी। अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो सरकार के प्रवक्ता टीवी पर आके बोलेंगे इनको पाकिस्तान भेज दो। लेकिन अगर आप जो सबसे बम्पर ऑफर है, अगर आपने इस देश का पैसा लूटा तो आपको सीधा फर्स्ट वर्ल्ड यूरोप में भेज देंगे। आज कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ यही हो रहा है। अगर ये लोग देशभक्त हैं तो सवाल पूछा जाए अमित शाह से, कैसे कैसे हो गया कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आते ही आपके बेटे जय शाह का बिजनेस 50,000 रुपए से लेकर 80 करोड़ हो गया। अगर देशभक्त हो तो ये सवाल पूछो कि राफेल घोटाले में अनिल अंबानी ने कितना पैसा खिलाया है और नरेंद्र मोदी साहब ने कितनी मलाई खाई है। ये सवाल आज सवाल पूछने की जरूरत है। वो मीडिया में बैठने वाले लोग वो सवाल नहीं पूछेंगे। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि ये सवाल पूछा जाए। आप राफेल घोटाले को उठा के देख लीजिए। पिछले 4 बरस में, 4.5 बरस में जब से सरकार आई थी, एक चीज पे इन्होंने भरपूर राजनीति करी है, वो है देश की सुरक्षा पे, देश के जवानों को लेके। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, जेएनयू पर हमला क्यों हुआ? बॉर्डर पर हमारे जवान लड़ रहे हैं। पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? बॉर्डर पर हमारे जवान लड़ रहे हैं। नोटबंदी क्यों लाई? हमको बैंक के सामने क्यों खड़ा किया? बोला तुम 5 मिनट बैंक के सामने खड़े नहीं हो सकते? वहां बॉर्डर पे जवान खड़े हुए, उनकी सैक्रिफाइस के बारे में सोचो। आज राफेल का घोटाला करके नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश के जवानों के साथ सौदा किया है, इस देश की सुरक्षा के साथ सौदा किया है। और ये सवाल पूछने वाला सवाल है कि इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कितना खाया है। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि नारा उनका भारत माता का है, लेकिन काम वो सिर्फ अंबानी पापा का करते हैं। देख लीजिए, 2 भाई हैं, एक भाई को ठेका दिया यूनिवर्सिटी बनाने का, यूनिवर्सिटी बनी नहीं। जियो यूनिवर्सिटी मुकेश भाई को यूनिवर्सिटी बनी नहीं, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग पहले मिल गया। और जिस भाई को यूनिवर्सिटी बनाने का ठेका दिया था, उस भाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है शिक्षा की फील्ड में। दूसरे भाई जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्लेन बनाने का, डिफेंस में, उनको रातों रात 10 दिन पहले कंपनी बनती है,
और उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वो फ्रांस में जाके नरेंद्र मोदी साहब, रक्षा मंत्री को नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब अपनी सिफारिश से फ्रांस के प्रेसिडेंट को जाके बोलते हैं कि इस कंपनी के साथ आपको सौदा करना है। बहुत सालों से इस बात को छुपा रहे थे, अभी उनकी पोल खोली है फ्रांस के पुराने प्राइम मिनिस्टर ने ओलांडा में कि भाई साहब, ये नरेंद्र मोदी साहब थे जिन्होंने बोला कि मेरे मित्र हैं अनिल अंबानी और उनके साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आज चारों तरफ पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में सॉरी, जब से नोटबंदी लाई गई, देश में चारों तरफ बदहाली है। 90 लाख जॉब नोटबंदी के बाद खत्म हो गए, लेकिन यही वो वक्त था जब अंबानी साहब का टर्नओवर 76% बढ़ा। पिछले 1 साल में एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जो ठेकेदारी यहां चल रही है 2 अंबानी भाइयों को, पिछले 1 साल में हर रोज मुकेश अंबानी का टर्नओवर 300 करोड़ रुपया बढ़ा है। और ये उस दौरान बढ़ा है जब देश में बेरोजगारी बढ़ी है। ये उस दौरान बढ़ा है जब देश में 12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जिस सरकार के पास लाखों करोड़ों रुपया है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का कर्जा माफ करने के लिए, उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है इस देश के किसानों का कर्जा माफ करने के लिए। हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो उनका लागत का दाम है वो दाम उनको नहीं मिल रहा है। एक कहानी सुनाता हूं। 2 साल पहले जब हम पुलिस स्टेशन में थे, हमारा इंटरोगेशन चल रहा था, उस वक्त एक पुलिस वाला हमको बहुत गाली दे रहा था और ये बोल रहा था कि तुम देश के गद्दार हो, तुमने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। मैं उस पुलिसकर्मी को ब्लेम नहीं करता, जो उसने टीवी पर सुना था उसने उसी में भरोसा किया था, जैसे बहुत सारे लोगों ने उस समय भरोसा किया था। 2 घंटे तक वो बोलता रहा। 2 घंटे बाद मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने बोला, तुमने थाली की बात करी, खाने की बात करी, तो एक बात बताओ, ये थाली पे खाना आता कहां से है? ये थाली पे खाना लाता कौन है? बीज कौन बोता है? फसल कौन उगाता है? फसल को पानी कौन देता है? फसल को काटता कौन है? फसल को काट के मंडी में कौन लेकर आता है? इस बात के मुझे जवाब दो। तो उसने बोला किसान। और मैंने बोला आज के देश में, आज देश में जब किसान अर्जे में है, 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो उनका लागत का दाम है उनको नहीं मिल रहा, तो कौन किसकी थाली में छेद कर रहा है? जरा तुम मुझे ये बात बताओ। कौन किसकी थाली में खा रहा है? कौन किसकी थाली से खा रहा है और कौन किसकी थाली में छेद कर रहा है? तुम ये बात बताओ। हमारा देश किसानों का देश है, और जो किसानों के गद्दार हैं, जो किसानों पर लाठी चलाते हैं, जो गन्ना किसान